तो भाई ये रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अभी लास्ट वीक तो हमने देखा ही था कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन आज भी भाई बहुत सारी खतरनाक सी चीज़ें कर दी उन्होंने। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जहाँ भाई थोड़ी खतरनाक सी चीज़ें हमें देखने को मिल गई। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, वीडियो को लास्ट तक देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर ने अटैक कर दिया है जेकब फाटू के ऊपर। यहाँ भाई उनकी कार में से ही उन्हें बाहर निकाल कर ठोका गया है, जिसके बाद जेकब फाटू ब्लीड भी कर रहे थे, लेकिन टाइम पर सिक्योरिटी आ गई और ड्रू मैकिंटायर को पकड़ कर ले जाती है। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर सीधा गुस्से में रिंग में जाते हैं और कह रहे थे कि भाई इस टाइम पर तो रेसलमेनिया की मेन इवेंट की तैयारी कर रहे होते वो, लेकिन सबने मिलकर भाई उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी है। यहाँ ड्रू मैकिंटायर कह रहे थे कि अब मुझे जेकब फाटू चाहिए बजाने के लिए। अब यहाँ इसके बाद निक ऑल्डिस भी अपनी सिक्योरिटी के साथ आते हैं और फिर से हमें एक एपिक शोडाउन देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर और निक ऑल्डिस के बीच में। यहाँ निक ऑल्डिस का कहना था कि भाई तू बच्चों जैसा बिहेवियर करना बंद कर दे, क्योंकि तेरी जॉब जा सकती है। जहाँ इसके बाद ड्रू मैकिंटायर निक ऑल्डिस के बच्चे को भी घसीट लेते हैं, जहाँ वो कह रहे थे कि भाई तेरे बच्चे को शर्म आएगी तुझ पर देखकर कि भाई मेरा बाप कॉर्पोरेट बन चुका है। अभी वैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि निक ऑल्डिस और ड्रू मैकिंटायर का भाई मैच कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में जो शोडाउन दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसके बाद वैसे यहाँ जेकब फाटू आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू की हमें ब्रॉल देखने को मिलती है। यहाँ एक मूवमेंट पर एक खतरनाक सा मूव भी करा जाता है, जहाँ बैरिकेड से जेकब फाटू ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कूदते हैं और यहाँ ऑलरेडी ड्रू मैकिंटायर को अनाउंसिंग डेस्क पर लिटाया गया था। तो भाई स्टोरी लाइन प्रोग्रेस पर है और हमें पता है कि इसका एंड कहाँ होगा। इसके बाद हमें टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट, R-Truth और MFT के बीच में। कल मैंने कहा था कि भाई इस मैच से कुछ भी एक्सपेक्ट करा जा सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि भाई टाइटल चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि WWE को टैग टीम टाइटल्स की ज़्यादा पड़ी नहीं है और शॉक फैक्टर के हिसाब से किसी के भी हाथ में टैग टीम टाइटल्स चले जाते हैं। तो आज भी भाई ऐसा ही होता है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट और R-Truth के हाथ में टैग टीम चैंपियनशिप लग गई हैं। ये मैच तो हमें ठीक ठाक सा देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि यहाँ वाइट सिक्स की भी एंट्री होगी। तो एक मोमेंट पर भाई उनकी एंट्री होती है और सारे बंदे आपस में ही बढ़ जाते हैं, जिसका फ़ायदा मिलता है डेमियन प्रीस्ट और R-Truth को। और यहाँ एटीट्यूड एडजस्टमेंट के साथ R-Truth ने जेसी मटेयो को पिन करके विक्ट्री ले ली है। अब ये चीज़ थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि भाई इतने सारे टैग टीम होने के बाद भी WWE ने एक रैंडम टीम बनाई और उसे चैंपियनशिप दे दी। इसके बाद नेक्स्ट हमें बेला ट्विंस और शार्लेट फ्लेयर अलेक्सा ब्लिस बैक स्टेज से देखने को मिलती हैं। आज बेला ट्विंस का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला था, तो भाई अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर का कहना था कि वो नेक्स्ट इन लाइन होंगी, क्योंकि लास्ट वीक उनका जो मैच हुआ था वो भसड़ के साथ खत्म हो गया था। नेक्स्ट इसके बाद टैग टीम मैच होता है फ्रेक्सियम और MCMG के बीच में। अभी अचानक से जॉनी गर्गानो, कैंडिस लरे और MCMG को WWE एक साथ दिखा रही है और देखकर लग रहा है कि इन्हें रैंडमली पेयर कर दिया गया है। तो इस मैच में कैंडिस लरे की इंटरप्शन के साथ जीत MCMG की हो जाती है। अभी लग रहा है कि शायद WWE MCMG को हील बनाने वाली है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें सैमी ज़ेन का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहां वो कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ वो यही कह रहे थे कि भाई कोडी रोड्स ने अच्छा बन के क्या कर लिया, एंड में जाकर कोडी रोड्स के साथ जो हुआ वो अच्छे बनने की वजह से ही हो गया। इसके बाद वो रैंडी ऑर्टन की भी बात करते हैं कि रैंडी ऑर्टन जो है भाई वो दिखाता भी है, इसीलिए लास्ट वीक उसके हाथ में चैंपियनशिप थी। अब यहाँ अगेन ट्रिक विलियम्स इंटरप्ट करते हैं सैमी ज़ेन को और हमें इनके बीच में फेस ऑफ दिखाया जाता है, जहाँ सैमी ज़ेन को मैच चाहिए ट्रिक विलियम्स के साथ, जो कि शायद बाद में उन्हें कभी मिलने भी वाला है। आज वैसे एलिस्टर ब्लैक के साथ सैमी ज़ेन का मैच भी होने वाला था, तो भाई यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी। नेक्स्ट इसके बाद भाई हमें रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। लास्ट वीक हील बनने के बाद भी अभी भी फैंस भाई बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से चेयर कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन को, और यहाँ ज़ोरों से उनका थीम सॉन्ग भी गाया जा रहा था। सबसे पहले रैंडी ऑर्टन रिंग में आकर इसी की बात करते हैं कि भाई इतने टाइम से फैंस उनका थीम सॉन्ग गा रहे हैं, और फैंस को हाइप अप करने के लिए भाई वो पोस्टर्स भी साइन करते हैं, मर्चेस भी साइन करते हैं और हाई फाइव भी देते हैं। अभी यहाँ वो कह रहे थे कि भाई ये सब चीज़ें वो एक फेक स्माइल के साथ करते थे, लेकिन फिर रैंडी ऑर्टन ने सोचा कि भाई अपने करियर का एंड वो ये फालतू चीज़ें करने में वेस्ट नहीं करेंगे। इससे अच्छा उनके लिए ये होगा कि चैंपियनशिप गोल्ड उनके पास आए। इसके बाद वो अपनी थीम सॉन्ग की लाइंस भी बोलते हैं कि भाई उनके दिमाग में अब वॉइसेस आ रही हैं कि वो कोडी रोड्स को हराएंगे, और वो रेसलमेनिया में ऐसा करने भी वाले हैं। अभी वैसे रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पहली चीज़ हील टर्न करने के बाद यही करी कि वो फैंस के ऊपर टर्न कर गए, लेकिन स्टिल मुझे लगता नहीं है कि फैंस चेयर करना छोड़ेंगे रैंडी ऑर्टन को। लास्ट वीक वैसे जो कोडी रोड्स की धुलाई करी थी रैंडी ऑर्टन ने, उसके बाद आज कोडी रोड्स स्मैकडाउन में आए नहीं थे, पर शायद नेक्स्ट वीक हमें ये दोनों आमने सामने देखने को मिलेंगे। इसके बाद भी वैसे आज हमें रैंडी ऑर्टन का एक और मेन इवेंट में सेगमेंट देखने को मिलने वाला था,
इसके बाद वैसे बैक स्टेज हमें एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहां रैंडी ऑर्टन को मैट कैराडोना ज्ञान दे रहे थे कि कोडी रोड्स के साथ तूने अच्छा नहीं करा। अभी ये वो वाले रैंडी ऑर्टन नहीं है जो कि आराम से बात करते थे। तो यहाँ सबसे पहले तो वो मैट कैराडोना को इंडी नट बुलाते हैं, जिसके बाद वो उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। यहाँ रैंडी ऑर्टन क्लियर करके गए हैं कि भाई मेरे मुद्दे में टांग मत अड़ाना। अभी मैट कैराडोना की और भी ज़्यादा तगड़े तरीके से धुलाई होगी। नेक्स्ट इसके बाद हमें एलिस्टर ब्लैक और सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलता है। यहाँ ट्रिक विलियम्स भी होते हैं जिन्होंने अर्लियर सैमी ज़ेन से पंगा ले लिया था। मैच तो ये भाई ठीक ठाक सही था, लेकिन ट्रिक विलियम्स यहाँ बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे। जिसके बाद एक मोमेंट पर सैमी ज़ेन उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में सैमी ज़ेन भूल गए कि उनका मैच एलिस्टर ब्लैक के साथ हो रहा है, क्योंकि इसके बाद डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा एलिस्टर ब्लैक उठाते हैं और ब्लैक मास्क के साथ यहाँ उन्हें विक्ट्री मिल गई है। इसके बाद वैसे हमें ये भी पता चलता है कि आज हमें कार्मेलो हेस और इलिया ड्रैगनॉफ का फाइनली मैच देखने को मिलने वाला है, जिसकी डिमांड कार्मेलो हेस बहुत टाइम से कर रहे थे। नेक्स्ट इसके बाद हमें जेड कारगिल रिंग में देखने को मिलती हैं, जो कि भाई रेहा रिप्ली को कॉल आउट करती हैं। जिसके बाद रेहा रिप्ली भी यहाँ आती हैं और इनके बीच में थोड़ा एक हमें प्रोमो सेशन दिखाया जाता है, जहाँ सबसे पहले जेड कारगिल कह रही थी कि उन्हें WWE के फैन से इस टाइटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो WWE में मनी बनाने के लिए आई हैं और मनी बना रही हैं। लेकिन इसके बाद रेहा रिप्ली कहती हैं कि भाई वो WWE की डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देंगी जेड कारगिल को और वो टाइटल ले लेंगी उनसे। अभी वैसे इनके प्रोमो तो बहुत बकवास थे, लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, क्योंकि इसके बाद जेड कारगिल यहाँ से जा रही थी, लेकिन मिचन और बीफैब की एंट्री हो जाती है और यहाँ ऐसा लग रहा था कि अब जेड कारगिल की धुलाई होने वाली है। लेकिन इसके बाद भाई जेड कारगिल टर्न करती हैं और हमें पता चलता है कि बीफैब और मिचन अब उनके साथ आ चुकी हैं, और जो जेड कारगिल की धुलाई होने वाली थी वो रेहा रिप्ली की होती है। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट था, क्योंकि इतने टाइम से बीफैब और मिचन जेड कारगिल के पीछे पड़े हुए थे और अभी अचानक से WWE ने इनकी फैक्शन बना दी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा आइडिया है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही थी इनकी फ्यूड। इसके बाद बैक स्टेज से हमें सोलो सिकोआ और MFT के बंदे देखने को मिलते हैं, जहां सोलो सिकोआ भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे और वो टैग टीम चैंपियनशिप हारने का पूरा ब्लेम टामा टोंगा और जेसी मटेओ पर डाल देते हैं। जिसके बाद टामा टोंगा कहते हैं कि भाई ये लालटेन वापस कर दे व्हाइट सिक्स को। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि तू रोमन रेंज की तरह बिहेव कर रहा है। जिसके बाद सोलो सिकोआ के एक्सप्रेशन देखने वाले थे। अभी सोलो सिकोआ इसके बाद कुछ और बोलते उससे पहले ही भाई अचानक से जेकब फाटू ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ इनकी खतरनाक सी ब्रॉल होती है, जहाँ एक मोमेंट पर ड्रू मैकिंटायर भाई अपनी उंगलियां डाल रहे थे आंखों में जेकब फाटू की, लेकिन फिर इसके बाद टाइम पर सिक्योरिटी आ गई जिन्होंने अलग करा दिया दोनों को। नेक्स्ट इसके बाद कार्मेलो हेस और इलिया ड्रैगनॉफ का मैच होता है US टाइटल के लिए। अभी मैच की बात करें तो भाई मैच इनके बाकी मैचेस की तरह बहुत ज़्यादा सही था। बहुत ज़्यादा खतरनाक से हमें मूव्स देखने को मिल रहे थे दोनों की तरफ से। बात करें मैच के एंड की तो यहाँ कार्मेलो हेस को पावर बॉम्ब पड़ने वाला था, लेकिन उन्होंने इलिया ड्रैगनॉफ को रोल अप करके पिन कर दिया और यहाँ भाई अपने टाइटल को भी उन्होंने रिटेन कर लिया है। नेक्स्ट इसके बाद हमें जेली रोल और रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जहाँ रैंडी ऑर्टन ने अपोलोजाइज़ कर दिया लास्ट वीक के लिए, क्योंकि उन्होंने धक्का दे दिया था जेली रोल को। अभी इसके बाद जेली रोल बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं रैंडी ऑर्टन को कि भाई तू क्या बन गया, और जिस रैंडी ऑर्टन को वो जानते हैं वो ऐसा रैंडी ऑर्टन नहीं है। यहाँ वो उनसे ये भी कह रहे थे कि भाई अपने अंदर के डीमन को बाहर मत निकलने दे और कोडी रोड्स के साथ तूने जो भी किया उससे माफ़ी मांग ले। फिलहाल के लिए तो रैंडी ऑर्टन ने हक करके छोड़ दिया जेली रोल को, लेकिन बाद में शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। आज वैसे किट विल्सन जेली रोल को कॉल आउट करने वाले थे, तो नेक्स्ट हमें यही सेगमेंट देखने को मिलता है और पता नहीं WWE ने क्या फूक फाक के सेगमेंट बुक करा था। यहाँ जेली रोल सबसे पहले आके किट विल्सन को चैलेंज करते हैं मैच के लिए, लेकिन किट विल्सन कहते हैं कि वो मुंह से नहीं लड़ते, वो वर्ड से लड़ते हैं। इसके बाद में इनके बीच में एक अजीब सी रैप बैटल होती है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा वल्गर हो रही थी, और लेटर ऑन किट विल्सन जेली रोल के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो भाई यही था जो था, लेकिन WWE से पूछना चाहिए कि ये क्यों था। इसके बाद वैसे बैक स्टेज जाकर जेली रोल निकोल्डिस से किट विल्सन के साथ नेक्स्ट वीक मैच ऑफिशियल करवा लेते हैं। तो अब नेक्स्ट वीक इनका मैच भी होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलता है बेला ट्विंस, लैश लेजेंड और नाया जैक्स के बीच में। यहाँ एक मोमेंट पर शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस भी हमें देखने को मिलती हैं, जो कि बाद में मैच में बहुत ज़्यादा भसड़ क्रिएट करने वाली थी। बाकी बात करें मैच की एंड की तो नाया जैक्स ब्री बेला के ऊपर चैंपियनशिप से अटैक करने जा रही थी, लेकिन शार्लेट फ्लेयर नाया जैक्स के ऊपर अटैक कर देती हैं। तो लास्ट वीक की तरह भाई इस मैच का रिजल्ट भी डिस्क्वालिफिकेशन के साथ ही निकलता है। इसके बाद हमें ब्री बेला, निकी बेला, शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस के बीच में ब्रॉल भी देखने को मिलती है, पर इसका फ़ायदा लैश लेजेंड और नाया जैक्स उठाते हैं और एंड में वो स्टैंड टॉल करते हैं। अभी यहाँ से क्लियर है कि रेसलमेनिया में मल्टी वुमेन टैग टाइटल्स के लिए मैच होने वाला है।
नेक्स्ट इसके बाद हमें बैक स्टेज से रैंडी ओर्टन देखने को मिलते हैं, जो कि उसी बंदे से बात कर रहे थे जिससे उन्होंने रॉ में करी थी, और यहाँ उनका कहना था कि वो रिंग में जा रहे हैं चीज़ों को सेटल करने के लिए। इसके बाद रैंडी ओर्टन सीधा चेयर लेकर रिंग में जाते हैं, लेकिन आते आते भाई उन्होंने एक किड से हाथ वाथ मिला लिया और ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो फेस वाला बिहेवियर दिखा रहे हैं, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने कहा था कि अब वो बंद कर देंगे। अभी रैंडी ओर्टन रिंग में आकर सबसे पहले मैट कैराडोना को कॉल आउट करते हैं, क्योंकि आज उन्होंने उनके साथ बहुत गलत कर दिया, और रैंडी ओर्टन का कहना था कि आज वो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। इसके बाद यहाँ मैट कैराडोना भी आते हैं और रैंडी ओर्टन उनसे अपोलोजाइज़ करते हैं, लेकिन इसके बाद भाई अचानक से रैंडी ओर्टन मैट कैराडोना को लो ब्लो लगा देते हैं। इसके बाद एक RKO भी लगाया जाता है और इसके बाद भाई क्या ही खतरनाक तरीके से धुलाई होती है। यहाँ रैंडी ओर्टन वही लास्ट वीक की तरह सेम चीज़ करने जा रहे थे मैट कैराडोना के साथ, जहाँ स्टील स्टेप्स पर उनका सर फंसाकर उसमें चेयर पड़ने वाली थी, लेकिन यहाँ टाइम पर सिक्योरिटी आ जाती है जो कि रैंडी ओर्टन को पकड़ लेती है। एक मोमेंट पर तो लग रहा था कि शायद रैंडी ओर्टन आज हाथ उखाड़ने वाले हैं मैट कैराडोना का। अभी रैंडी ओर्टन को तो यहाँ से ले जाया गया था, लेकिन इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू फिर से बिल्डिंग पर लड़ते हुए देखने को मिलते हैं, और जिस एंगल से हमें दिखाया गया था ऐसा लग रहा था कि भाई दोनों ही एक साथ कूद गए बिल्डिंग से। वैसे कुछ ना कुछ तो WWE ने नीचे रखा होगा जिस पर दोनों गिरे होंगे, लेकिन ये जो भी था बहुत ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा था। अभी वैसे जो इनका रेसलमेनिया में मैच होने वाला है उसमें WWE को कोई खतरनाक सी स्टिपुलेशन भी डालनी चाहिए। इसी के साथ भाई स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। अभी कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो भाई बाकी की स्मैकडाउन ठीक ठाक सी आज हमें देखने को मिल गई। बाकी वैसे कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी, और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।